अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मुल्क के उलझे हुए सियासी माहौल को सुलझाने के लिए हमारे सियासी लीडरान अपने अपने तौर पर तजावीज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सियासी पारा कम करने के लिए ग्रैंड डायलॉग की बात की। उनका ये कहना है कि माहौल साजगार बनाने के लिए बानी तहरीक इंसाफ की ज़मानत पर रिहाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है और नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार हैं। फिर ग्रैंड डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा, ये उन्होंने बताया। साथ ही ये भी कहा कि ग्रैंड डायलॉग का मरकज़ी एजेंडा इलेक्शन का शफाफ इनेकाद होना चाहिए। इसके अलावा नवाज शरीफ के बड़े हार्डकोर क्रिटिक रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने यह कहा कि शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है, बेहतरी के लिए नवाज शरीफ ही किरदार अदा कर सकते हैं। तो उनका अचानक नवाज शरीफ के बारे में व्यू पॉइंट बदल जाना किस तरफ इशारा देता है। साथ ही दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। इस तहरीक के रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमारी तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। तो नाज़रीन, एक तरफ ग्रैंड डायलॉग की कोशिशें, दूसरी तरफ एहतजाज की सियासत है। तो क्या सियासी इस्तेहकाम का ऊँट किस करवट बैठ पाएगा, इस बारे में प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट को लेकर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? आपको लगता है कि फाइनली हमारे आइन को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा? पहले तो ये तय कर लीजिए रामीन के आइन के कौन से हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ करना है इन्होंने। आइन तो बेचारा लुटा पिटा पड़ा हुआ है किताब की शक्ल में, उसको देखता कौन है? पहले तो ये फैसला कर लें वो कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ से मुराद उनकी है क्या। क्या वो ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए तो ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, या अचकज़ई साहब को उनका वो जो गुमा हुआ मैंडेट है वो मिल जाए तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा? देखिए, सियासी इस्तेहकाम की आपने बात की है रामीन जी। दो तरीके से सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। पहला ये है कि सही मानों में इंसाफ हो, दूसरा ये है कि बर्दाश्त का एलिमेंट पैदा हो, एक दूसरे को हम लोग बर्दाश्त कर सकें। ना इस वक्त इंसाफ होता नज़र आ रहा है, ना ही कोई एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहा है। लिहाजा सियासी इस्तेहकाम की तो बात ही ना करें, सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। और ये सियासी बयानबाजियां ये नहीं है कि नहीं होती, दुनिया भर में होती हैं, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं जी। आरिफ अलवी साहब ने आज फरमाया कि पीटीआई का मैंडेट बहाल होना चाहिए जी। कैसे बहाल होना चाहिए, इसका ना उनको पता है, ना पीटीआई वालों को पता है, ना ही किसी को पता है। वो फॉर्म 45 लेके नवाज शरीफ साहब की अभी आपने बात की, वही नवाज शरीफ, वो घूमने दे उनको, उसका कोई अंत नहीं है। नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, वो फरमाते हैं कि मैं इमरान की मदद कर सकता हूँ, कोई ग्रैंड डायलॉग वगैरह होगा। कैसे? वो तो आपसे बात ही नहीं सुनता, वो तो आपकी बात ही नहीं करना चाहता, वो तो आपको पता नहीं आपको क्या क्या अलकाबात से नवाजा हुआ है उसने। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सड़कों पर आने वाले जो लोग हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन को, उसके रिज़ल्ट को वापस कराने का मतलब ये ले रहे हैं कि ये वापस आ जाए। भाई कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो ये सिर्फ सियासी बयानबाजी। आगे चलिए, पार्लियामेंट में बैठे बगैर मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई जा नहीं रहा, उसके बाहर बयान, टीवी स्क्रीन, ये वो हो रहा है। पार्लियामेंट में बैठे बगैर क्या मसाइल हल होंगे, कैसे होंगे, ज़रा बता दीजिए। ठीक है, अदालतों पे आ जाते हैं। जब तक हमारी मर्जी के फैसले नहीं आएंगे तो अदालतें आपकी मर्जी के, किस किस की मर्जी के फैसले आएंगे? तो अदालतों से मर्जी के फैसले आएंगे। कैसे आएंगे? ठीक है, आगे चलिए। इस्टेब्लिशमेंट को सियासी अखाड़े में घसीटा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है जी कि आप अपना वो रोल अदा करें जिसके बारे में किस मिन हैसुल कौम सारे सियासतदान कहते हैं कि जी आप सियासत से दूर रहें। कैसे रोल अदा करेगी वो? तो ये आपने नोट किया कि मैंने मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बताया और उसमें आपने सियासी बयानबाजियां चल रही हैं। सियासी बयानबाजियां हमारा कौमी खेल बन चुका है। सही बात है। दरियासना क्या हो रहा है कि लड़खड़ाती हुई एक हुकूमत है जिसके पाँव में मोच है, जिसके सर पे पट्टी बंधी हुई है और आईएमएफ के हुक्म के ताबे है और जो कुछ वो कहेगा आईएमएफ वो करते रहेंगे। तो मुझे ये बताइए कि ये कश्ती भंवर से कैसे निकलेगी? इस वक्त की आखिरी बात जी,
हकीकी मानों में अगर आपने देखना है, हकीकी मानों में कि कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। मेरा तज्जिया ये कह रहा है कि उस ब्रेकिंग न्यूज़ को, जिसका मुझे, आपको, हम सबको, पूरी आवाम को इंतज़ार है कि ये फ़ज़ा खुलेगी, ये बादल छटेंगे, ये हालात जो हैं वो इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, मुझे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक बेयकीनी किसी कैफियत नज़र आ रही है जो कि 8 फरवरी से पहले बहुत ज़्यादा थी, और ये तासुर था कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होने के बाद गंभीरता बढ़ गई है। इलेक्शन होने के बाद बेयकीनी ने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है जिसमें दुनिया का कोई शख्स, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान के बाहर है, उससे पूछिए कि क्या इसका कोई हल आपको नज़र आ रहा है। आप इमरान खान की बात मानेंगे तो ये शहबाज शरीफ को घर भिजवा देंगे। आप अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात मानेंगे तो उनकी जगह कैसे बनाएंगे, इलेक्शन तो हो चुके। आपने अगर इस्तेहकाम पार्टी की बात करनी है, उसके बारे में तो फैसला हो गया। आप किसी चीज़, किसी हवाले से देख लीजिए, बॉटम लाइन क्या निकली। अगर आपने वाकई सियासी इस्तेहकाम हकीकी मानों में करना है, जो कि ग्राउंड रियलिटीज़, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो इसके बिल्कुल मुनाफी हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको एक इंसाफ करने वाला इदारा या इंसाफ करने वाला शख्स चाहिए जिसके पास ताकत हो और वो सही मानों में इंसाफ का तराजू उसके हाथ में हो, या सियासतदान आपस में फ़ैसला करें कि भाई अगले आदमी की भी जो है ना, उसकी भी कुछ यानी कंट्रीब्यूशंस हैं, उसका भी कुछ हक बनता है, और बर्दाश्त का पहलू जो है वो किसी तरीके से आपके मुआशरे में सरायत करें। ठीक है राव खालिद साहब, इंसाफ देने वाला शख्स तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर फवाद चौधरी साहब को हालात बेहतर करने वाला शख्स इस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ नज़र आ रहा है। ये कैसे हो गया कि नवाज शरीफ जो कि आर्च एनिमी समझे जाते थे पीटीआई के, खान साहब के, उनके फेवर में ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है फवाद चौधरी साहब की, क्या मामला है? फवाद चौधरी साहब का हुस्न ज़न है, लेकिन हम अगर पिछले 2 साल में देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कोई एफर्ट नहीं की रिकन्सिलिएशन की, सियासी इस्तेहकाम की, मुफाहमत की। उन्होंने तो पूरा एंजॉय किया 2 साल जो पीटीआई के साथ हुआ है, और उसके पूरे बेनिफिशरी वो रहे हैं। पूरी पीएमएलएन रही है, पीपल्स पार्टी रही है। अगर उनके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश होती पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम की या सियासी सूझबूझ इस किस्म की होती कि इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, तो वो 2 साल पहले कोशिश कर लेते। जब वो वापस आए थे, वतन वापस आए थे, उस वक्त कर लेते। उनके हाथ में कुछ है भी, पूरी कोशिश की अपनी हुकूमत, सब कुछ तो उनके हाथ में पकड़ाया हुआ, तो और क्या होगा? अच्छा। तो किसी और के हाथ में कुछ है? उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। ठीक है, हुकूमत पंजाब की, मरकज़ की, उनकी मर्जी से चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। अदालतें तक उनकी मर्जी से खुलती और बंद होती हैं, एयरपोर्ट पे उनकी मर्जी से अदालतें जाके हाजिरी लगवाती हैं। तो अब और कौन सा इख्तियार उनको देना है? वो तो कहते हैं ना भाई अदालतों ने मेरे साथ ज्यादती की तो कंपनसेट भी करें। तो ये तो इमरान खान भी कह सकता है कि मुझे कंपनसेट करें। तो ये अदालतें ज्यादती करेंगी, फिर कंपनसेट करेंगी। फिर जिन अदालतों ने ज्यादती की है उनको कोई जजा सजा का उनका कोई कंसेप्ट है? अगर ज्यादती की है और ये मान लिया गया है और उनको कंपनसेट किया गया है, तो जिसने ज्यादती की उसके साथ क्या हुआ भाई? उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ज्यादती करके चले गए जहाँ भी जाना था उन्होंने, और जिस वजह से भी उन्होंने की थी। तो मसला बुनियादी तौर पे ये है कि मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ नजम साहब से, मुझे कोई सियासी इस्तेहकाम नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो हुकूमत ने खुद एक बेवकूफ़ी की है, वो बार बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 2 साल में मुआशी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में। जब आप किसी को बता देते हैं कि 2 साल तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 साल के बाद ही कुछ होगा, यानी अगर कुछ हुआ भी करते कराते 2 साल बाद होगा, तो कौन आपको फिर स्पेस देगा? जब अपोजिशन को पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं, इनसे कुछ बन नहीं पा रहा, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, मामलात ये अंदरून मुल्क ठीक नहीं कर पा रहे, बैरून मुल्क जो तल्लकात है उससे भी पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो वो क्यों आपको स्पेस देगा? और फिर अगर एग्री कर लेती है तहरीक इंसाफ, चले जो कहा जाता है 2 साल के बाद फिर उनसे बात चलो हो जाएगी, तो 2 साल पीटीआई क्या करेगी? सोए रहेंगे, इमरान खान साहब जेल में पड़े रहेंगे, और बाकी जो एमएनएज उनके हैं वो आया करेंगे चारपाइयाँ लेके और पार्लियामेंट में सो जाया करेंगे आके। तो अपोजिशन ने कुछ करना है ना। उन्होंने 2 साल से वो जिस किस्म की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस चक्की से वो गुजरे हैं, उनको तो ये मौका मिला है। उन्होंने तो अपना पूरा प्रेशर डालना है,
पूरी तरह से प्रेशर डालना है। उनका मैंडेट का इशू है, उनके बाकी जो मसाइल है उसके ऊपर वो क्यों कंधा देंगे इस गवर्नमेंट को, जो पहले ही काफ़ी सारे कंधों पे सवार है, एक और कंधा उसको क्यों देंगे। इसलिए कोई उसका चांस नहीं है कि पीटीआई कोई ऐसी इनको स्पेस दे जिसमें ये अपना 2 साल 3 साल अपनी हुकूमत सुकून से कर सके। ठीक, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है अब इसको बेहतर करने के लिए? एक तो नेगोशिएशंस की है, जो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब इनके साथ उस तरह से करेंगे। तो करना नहीं चाहिए। आखिर पे मैं बताऊंगा कि किस तरफ वो जा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनका जो फाइनल मुतालबा हो सकता है वो क्या हो सकता है। जी ठीक। दूसरी इनके पास ये है कि सजाएं दे के उनको जेल में जितने भी लीडरशिप है, जो केस वेस बने हुए हैं सारे बशमूल 9 मई जो केसेस हैं, उनको सजाएं दे के आप जेलों में 5-5 4-4 साल के लिए 7-7 साल के लिए बंद कर दें, क्रश कर दें पीटीआई को, या पीटीआई को बैन कर दें एक स्टेट के ख़िलाफ़ अटैक की बुनियाद के ऊपर, जो बड़ी बात की जाती है, बार बार की जाती है। एक रिपोर्ट भी आई है जी कि उसकी बुनियाद पे उसको करेंगे, तो उसको आप ये कर लें। लेकिन दोनों सूरतों में इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं करेंगे तब भी, अगर ये उसको क्रश करेंगे तब भी, दोनों सूरतों में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें सिर्फ एक सलूशन है, मैंडेट ये कोई नहीं वापस देना किसी ने, हुकूमत तो बिल्कुल नहीं देनी किसी ने वापस आपको। ठीक है, हल ये है कि एक बुनियादी नुक्ता नए इंतखाबात का, उस पर बैठ के बात करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, और बात वहाँ से शुरू करें जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने इनके इलेक्शन नल एंड वाइड किए थे पीटीआई के, उस दिन से शुरू करें, उसका इंतखाबी निशान दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, जो जीतता है उसको हुकूमत हैंड ओवर कर दी जाए। इससे कम पे मुझे नहीं लगता सूरत हाल बेहतर होगी। ज़बरदस्ती आप जो मर्जी करते रहे। ठीक है साकिब, रूलिंग पार्टी के मुशीर या मुआविन है, मेरे जहन में एग्जैक्टली नहीं आ रहा, राना सनाउल्लाह साहब, वो ये कह रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और रूलिंग पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। साथ वो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि इलेक्शन का शफाफ इनेकाद इस ग्रैंड डायलॉग का एक वाहिद नुक्ता होना चाहिए। उनको कोई शक है इस इलेक्शन की शफाफियत पर? वैसे उन्होंने जो 8 फरवरी के बाद जिस किस्म के बयानात, मुबहम किस्म के बयानात वो देते रहे हैं, उनमें ये ऐसे जो है वो मालूम होता है कि उनको भी कहीं ना कहीं शक जो है वो है। अब वो जो बात कर रहे हैं ग्रैंड डायलॉग की, तो उसके पीछे देखना होगा कि मरकज़ में उनकी हुकूमत है, सूबे में पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो क्या मुस्लिम लीग नून या हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कोई ऐसा स्टेप लिया गया है इस ग्रैंड डायलॉग की बात करने से पहले कि उनके पास तो इख्तियार भी है कि हुकूमत ये कहती कि हम कोई कमीशन बनाते हैं, हम इसकी तहकीकात कराने के लिए तैयार है, या इस किस्म की कोई बात? हमने तो 8 फरवरी के बाद, ये मार्च में जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तब से अब तक मई जो है मिड हो गया है, कोई एक सिंगल लाइन नहीं सुनी कि उन्होंने कभी जो है वो ऑफर भी कराई हो। काम करना ना करना तो बात की बात है कि ये जो है वो हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, आपके जो खदशात हैं या इतराज़ात हैं उनको दूर करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये सिर्फ ये बात करना कि ग्रैंड डायलॉग हो या इस किस्म की चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें आगे बढ़ सकेगी। फिर एक और जो एंगल है उसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, ये जो मुज़ाकरात हैं, मैच्योर लेवल के मुज़ाकरात जिसको आप कह सकते हैं, ये उस दिन से पहले नहीं हो सकते जब थे जो है वो इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर नहीं आ जाते। जब तक वो जेल में रहेंगे, उनकी बाहर की क़यादत कोई और बयान देगी, वो अगर कोई मुज़ाकरात के लिए एग्री भी होते हैं तो अंदर जाएंगे तो उनकी जानिब को सख्त बयान आ जाए, एक कम्युनिकेशन का गैप ही होता है। तो खान साहब के जो केसेस हैं उनसे मुतल्लिक मैं आपको अगर बताऊं कि वो कैसे बाहर आ सकते हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जमानतों के जरिए ही बाहर आना है। एक तो जो साइफर का केस है उसमें जो मरकजी अपील है, इस हफ्ते उस पर आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे और आइंदा हफ्ते या अगले 10-12 दिन या 2 हफ्तों में उसका जो जजमेंट है वो आ सकता है साइफर के केस की। और जो इद्दत का केस है इसमें भी इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में आर्गूमेंट्स मुकम्मल होंगे, तो इसमें भी 1 हफ्ता या 2 हफ्तों में इसमें भी जजमेंट्स आने के इम्कानात हैं। और तीसरा केस इनके खिलाफ है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें उनकी जमानत कल लगी हुई है, कल या अगले 2-4 दिनों में उस पर भी आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केसेस हैं वो बड़ी तेजी से उनके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनके बाहर आने के इम्कानात, अगर उनकी जमानतें मंजूर होती हैं, अपील मंजूर होती है, तो वो बाहर भी आ सकते हैं और मैच्योर लेवल पे वो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं।
जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले जो है बात की है, और उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है कि सियासी जमातें आपस में बात नहीं करेंगी तो मसला जो है वो कैसे हल होगा, ये भी कहा है। और मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। डेफिनेटली वो जो मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें तो उनके साथ वो इत्तेहादी हैं, उनके लिए तो नहीं कह रहे, वो पीटीआई के लिए ही कह रहे हैं कि वो जो है वो बैठे, जो है वो हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है। आरिफ अलवी साहब ने भी आज ये बात की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इमरान खान साहब हैं वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के साथ बिल्कुल बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या उनकी ये रेड लाइन है? मैं नहीं समझता रेड लाइन भी है। उसकी वजह ये है कि 8 फरवरी के बाद हमने वो देखा जो हम तवक्को नहीं कर रहे थे, कि मतलब मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने कहा कि आप बातचीत करें, एंगेज करें, उनके साथ बैठें। इसी तरह जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनके हवाले से बड़े सख्त ख्यालात उनके रहे हैं और बड़े वो मजाक भी उड़ाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी के बाद उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल मूव की। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी सियासत के लिए किसी के साथ भी आइंदा भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसका क्रक्स वही है कि जब तक कि वो बाहर नहीं आते तब तक मैच्योर लेवल पे वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। आखिरी बात ये है कि IMF भी ये कह रहा है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके बाद भी जो सियासी बेयकीनी है वो कायम है पाकिस्तान में, और उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा वोट जो है वो पीटीआई ने लिए हैं। तो ये चीजें इट मीन के IMF भी कहीं ना कहीं वो देख रहे होते हैं ग्राउंड रियलिटीज क्या है। अगरचे जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये दावा करता है कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी अभी जो है वो थोड़े अर्जी वक्त के लिए उनकी 2/3 मेजॉरिटी खत्म हुई है, लेकिन वो दावा करते हैं, फिर आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, और हुकूमत तो बड़ा अपने आप को वो जो मजबूत समझती है। लेकिन आप देखें कि IMF जो है वो क्या सोच रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट में वो सियासी बेयकीनी का जिक्र किया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो जो सियासी इस्तेहकाम आने की जरूरत है, ताकि उनके जो खदशात हैं उनको भी एड्रेस किया जाए, और विद इन जो है वो पाकिस्तान भी, विद इन कंट्री भी ऐसी कोई सूरत हाल बनाने की जरूरत है। लेकिन आखिरी बात वही है कि तीसरी दफा मैं ये कह रहा हूं कि जब तक के इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, मैच्योर लेवल पे चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अब देखना ही आने वाले दिनों में, जबकि अब ये तहरीक भी शुरू हो जाएगी, एहतजाज ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं, तो देखते हैं कि सियासी इस्तेहकाम का ऊँट किस करवट बैठेगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से सबसे अहम पेशरफ सऊदी वफ्द का पाकिस्तान का दौरा था, मगर इस हवाले से हुकूमत की सोर्सेज ये बता रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी सऊदी अरब, कुवैत और UAE के लिए सरमायाकारी प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने में नाकाम रही है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने SIFC की सिफारिश पर एक समरी पास की है, जिसमें SIFC को ये एग्जम्पशन दी गई है कि वो गल्फ़ ममालिक से सरमायाकारी हासिल करने के लिए फ़ॉरेन कंसल्टेंट्स हायर करें, और वो कंसल्टेंट्स 5 साल के लिए मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स को रिप्लेस करेंगे। अब इससे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की काबिलियत पर भी ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन क्या इम्पोर्टेड कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का मसला हल कर पाएंगे या नहीं? राव खालिद साहब, क्या राय आपकी? देखिए, जो एक बुनियादी मसला है, जो हमने पहला इशू डिस्कस किया, वो सबसे बुनियादी मसला तो वही है हमारा, कि हमारे इंटरनल जो डायनामिक्स है वो किस किस्म की हैं। जहाँ तक बैरूनी सरमायाकारी के है, उस पर हम अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, बेशुमार है। उसमें मैं SIFC के आप वेबसाइट पे चले जाएं, आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और नो डाउट उसमें जो कुछ भी उन्होंने बयान किया है उसमें अपने सारा, आज मैं उनका देख रहा था तफसील से, तो वो बहुत लिक्रेटिव चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे 64% हमारी यूथ है, हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की बड़ी अच्छी स्किल्ड लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, हम मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यंग लोग हैं, उनको तैयार करना, ट्रेन करना आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जो एक बुनियादी बात जहाँ से इंट्रोडक्शन SIFC ने शुरू किया पाकिस्तान का, वो है कि हम इस खित्ते के एक सदियों पुराने रवायती ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन रूट के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हमारी पोजीशन, वो सबसे। लेकिन अगर हम अपने दाएं बाएं देखें तो हम बैठे तो हुए हैं, क्या हम मूव कर सकते हैं उन सारे रूट्स के ऊपर दाएं बाएं जो हमारे अवेलेबल है? ईरान है, अफगानिस्तान है, एक साइड पे इंडिया है, एक समुंदर है जिसके रास्ते हम
मूव कर सकते हैं, हमसे ईस्ट एशिया को अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी जो अगर हम सेंट्रल एशियन एनर्जी की बात करते हैं कि वहाँ तक हमारा यानी एक रूट बनता है, हम ईरान से एनर्जी अपना कॉरिडोर नहीं खोल पा रहे, हम साउथ एशिया तक, उधर सेंट्रल एशियन तक अफगानिस्तान के थ्रू हमारा पहुँचना बड़ा मसला होगा। ये है हमारे इंटरनेशनल मसाइल। अब इंटरनल मसाइल की हम बात कर रहे थे। इंटरनली पॉलिटिकल जाहिर है हमारा सबसे बड़ा मसला वही है, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी की हम बात जब करते हैं सारा। फिर अब जब बाहर लोगों को इंसेंटिव देते हैं, उनको बुलाते हैं, जैसे सऊदी अरब का वफद आया, उन्होंने आके यहाँ पे सारे मामला किए, तो उसमें हमारे पास जो इसमें कोई शक नहीं है, मैं कल भी मैंने बात की थी, हमारे पास जो लॉट है जो ब्यूरोक्रेसी की, वो नो डाउट इस काबिल नहीं है कि उस पर हम डिपेंड कर सके कि वो कोई ऐसा आपको पॉलिसी बना के या चीज़ें बना के देंगे कि वो आप काम कर सके। मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, मैं बड़ा क्लोजली देखा है। अच्छा। हमारे हुक्मरानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। एक तो उन्होंने लॉयल ब्यूरोक्रेट रखना होता है, कॉम्पिटेंस उनका कंसिडरेशन नहीं होती उस तरह से। दूसरा होता है हमारे 20-30 साल से जो वो बंदा रखना है जिसको कानून की इतनी समझ है कि इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स क्या कुछ हो सकता है, कानून के मुताबिक नहीं, कानून की नरमी करके मोड़ तोड़ के क्या कुछ निकाला जा सकता है, उस किस्म के एक्सपर्ट इन्होंने रखे हैं। एन कानून के मुताबिक मैं आज बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एस्टा कोड है ब्यूरोक्रेसी का, उसके मुताबिक आप ब्यूरोक्रेसी से काम लें। 90% नहीं तो 80% लोगों को नहीं पता कि किस तरह कायदे कवायद के मुताबिक काम किस तरह करना है। सारे वो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि ये करना है तो उन्होंने कर देना है, इस बंदे को इस पोस्ट पे लगाना है, उसमें रूल रिलैक्स करके क्वालिफिकेशन है नहीं है। हमने माजी में बड़ी मिसालें देखी हैं कि वो एक मैट्रिक पास को OGTCL का चेयरमैन लगा दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें वो करने के माहिर रह गए हैं। तो ये जो अप्रोच है कि हम लोग ला के कोई इस किस्म के एक्सपर्ट और लोग उनको लगाएं, लेकिन हम फिर देखते हैं HSN कॉलेज में भी एक प्रिंसिपल साहब थे। जी। ऐसे लोग जब आएंगे तो क्या हम उन्हें काम करने देंगे? हमारे लोग जो यहाँ पे हैं वो उनको काम करने उस तरह से देंगे? तो हम किस तरह से उसके मसला, फिर क्या मसला आता है, हम ठीक नहीं होना चाहते, हम सही राह पे नहीं चलना चाहते, हम मामलात को बेहतर नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ठीक है बस दाव लगा हुआ है, आम आवाम है पिस रही है, पिसने दो, हमारी मौज लगी हुई है, जिस पोस्ट पे बैठे जहाँ बैठे हैं, सरकारी खर्चे में सारा कुछ काज चल रहा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात। एक सऊदी जो हमारे जो आए थे सऊदी वफद जो आया था, जी। उस पर भी आप देखें जो बातें सुनने में आ रही हैं, बड़ी मायूसी होती है हमारी अप्रोच देख के। एक तो हमारी तैयारी नहीं थी जो बुनियादी तौर पर कहा जाता है, दूसरा सियासत हम हर चीज़ में घुसाने की कोशिश करते हैं। एक शुनीद ये है कि PMLN की लीडरशिप की ख्वाहिश ये थी कि क्राउन प्रिंस का जो विज़िट है और चीनी सदर का विज़िट वो एक टाइम पे किया जाए ताकि हम पब्लिक इमेज अपना कर सकें। देखिए जी, हमारे कहने पे जो इतने बड़े हुक्मरान चीन के भी आ गए और सऊदी अरब के भी आ गए, वो डिफरेंट डेट्स पे भी हो सकता था, आप अलग भी कर सकते थे। तो वो एक बड़ी बुनियादी एक रुकावट बनी है इस चीज़ में, जहाँ तक मेरे इल्म है कि क्राउन प्रिंस जो है उनके विजिट में ताखीर का जो वजह बनी है वो ये भी एक इशू है। तो इसलिए खुदा के लिए सियासत छोड़े, अगर आप सिंसियर है इस मुल्क के साथ, सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहते हैं तो SIFC ने बहुत अच्छी एक बुनियाद फराहम कर दी है। सेक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए, आप पढ़े, मैं तो सच्ची बात है सर पकड़ के बैठ गया, इतना पोटेंशियल है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। नज़मुल साकिब साहब, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो मामला है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्या ब्यूरोक्रेसी वाहिद मसला और ब्यूरोक्रेसी की रिप्लेसमेंट इंटरनेशनल कंसल्टेंट से वाहिद हल यही है? देखिए रामीन, आउटसाइड द बॉक्स सोचना बड़ा अच्छा होता है, आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं। मेरा शुरू से ये रहा है कि बड़ी अच्छी बात होती है आउटसाइड द बॉक्स सोचना, लेकिन उसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि आपने इनसाइड द बॉक्स सारा देख लिया है। हाँ। एकदम से ही आप आउटसाइड चले जाते हैं। मैं उसकी मिसाल इस तरह से दूंगा, ये जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, जी। एकदम से ही आपने कहा कि जी तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम फेडरल सेक्रेटरीज 21-22 ग्रेड के लोग जो हैं वो नाअहल हैं या जुम्बश कलम। अब ये कि
दो वजूहात उसकी मुझे नजर आती हैं कि यानी ये जो इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी है वो क्यों इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। सबसे पहले है बेदिली। आपने ब्यूरोक्रेट्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसको इधर से उठाओ, उसको उधर से उठाओ, इसको घर भेजो, यानी बस भी चलता है। पहली हुआ बेदिली, वो किसके लिए काम करें। नंबर दो ये है कि आप जब अपॉइंटमेंट करते हैं, जब किसी जगह पे बिठाते हैं किसी शख्स को, तो उस वक्त आपका सामने मतबाए नजर क्या होता है, आपका क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया ये होता है ये साड़ी गल मनेगा कि नहीं, ये साड़ी पार्टी वास्ते कितना ये यानी हमारे पार्टी के लिए काम करेगा, वहां पे क्वालिफिकेशन कौन सी देखी जाती है। तो आउटसाइड द बॉक्स सोचने से पहले जरा इनसाइड द बॉक्स भी देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, फटाफट मैं बताऊंगा कि इस वक्त की जो लॉट है ना आपकी ब्यूरोक्रेसी में, वो जो किसी जमाने में सीएसपी होते थे, फिर उसके बाद डीएमजी पता लगा, अब आजकल पीएएस ग्रुप है, ज्यादातर ये फेडरल सेक्रेटरी इसके होते हैं। आप जरा देखें तो सही अपने आसपास, आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने माजी करीब में कुछ ऐसा करके दिखाया है। मैं मिसाल देता हूं, लाहौर में बैठे हैं सरदार अहमद नवाज सुखेरा, पूछें जाके किसी से कि और उनसे पूछें निजकारी होती क्या है। कराची में बैठे हैं यूनुस ढागा साहब, बात करें ना उनसे तरले मिनते करके बुलाएं उनको। उसके बाद शाहिद तारड़ आपके पास हैं, आपको फॉरेन पॉलिसी में मसाइल पेश आ रहे हैं। आपके इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिप्लोमेट इनामुल हक बैठा हुआ है, आप पूछे तो सही जाके, आप इनसाइड द बॉक्स देखें तो सही। चलिए, ये तो मेरे सारे दोस्त थे, मेरे सारे मेहरबान थे। आपको इतना भी नहीं पता कि आपके पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स को छोड़े ना, ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर में, ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं आपके यूनिवर्सिटियों में, आपके इंस्टीट्यूट्स में, जिनको आप बुला सकते हैं और कम तनख्वाह पे आप उनसे काम ले सकते हैं। लेकिन हमने ये भी नहीं करना, और हमने सीधा फॉरेन उसमें सिर्फ इस वक्त की आखिरी बात, ये जो आप फॉरेन फर्म्स को ले रहे हैं रिलैक्सेशन कानून में वगैरह करके, मुझे ये बताइएगा इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन चुनेगा इनको और किस तरीके से चुनेगा, क्या ट्रांसपेरेंट होगा ये मामला। नंबर दो वफाकी सेक्रेटरियों को जब आप पोस्ट करते हैं तो क्या आप अपना क्राइटेरिया बदल रहे हैं, क्या सियासी वाबस्तगी के बाद अब उनकी कॉम्पिटेंस आएगी। फिर ये है कि जो मुतल्लका वज़रा हैं, मसलन अगर यानी एनर्जी और पावर के हैं, क्या उनके पास उस फील्ड की डिग्री होनी जरूरी है। तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को देखेंगे कि वफाकी वज़रा को भी देखेंगे। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में कौन कहता है कि सरमायाकारी की जरूरत नहीं है, कौन कहता है कि SIFC जो है एक बेहतरीन वन विंडो ऑपरेशन आपको मिला है। अब ये कि इसको करने के लिए थोड़ा सा जरा तहम्मुल मिजाजी का भी मुजाहरा करना चाहिए, और वो ये देखना चाहिए कि हम अचानक आउटसाइड द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इनसाइड द बॉक्स सोचें, आपको पता लगेगा कि मिकी आर्थर ही नहीं है यहाँ पे बहुत सारे और लोग हैं, आपके लोकल कोचेज हैं। सिर्फ ये है कि ज़रा थोड़ा सा इंसाफ, थोड़ी सी ज़रा यानी कुछ ऐसा कि भाई ज़रा मेरिट देख लें, ज़रा अगर आपने काम करवाना है, अगर आपने काम चलाना है तो चलाते रहिए, इसी तरह से चलता रहेगा। साकिब, ये जो हमने खबर देखी है, अब इसमें एक तो ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी की कॉम्पिटेंस पे तो सवाल उठ ही रहा है, मगर इस प्रोसेस की कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठ रहा है, इस सिस्टम की कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठ रहा है कि ये लोग जो इस काबिल ही नहीं हैं कि जिनसे आप SIFC के अंदर बिठा के फैसले करवा सकें, प्लानिंग करवा सकें, वो इस पोस्ट तक आए कैसे। एक तो ज़ाहिर सी बात है, जब भी इसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मर्ज़ी के फ़ैसले भी लिए जाते हैं, उन पर प्रेशर भी होता है, इंडिपेंडेंस भी नहीं होती। फिर उनको ये भी होता है कि अगर वो हुकूमत के साथ या उनकी पॉलिसीज़ के साथ नहीं चलेंगे तो उनको तब्दील भी कर दिया जाता है। ये एक रवायत रही है। मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको इंडिपेंडेंस दी जाए तो यकीनी तौर पर बड़े बड़े एक्सपीरियंस तजर्बाकार लोग भी जो है वो मौजूद हैं। अभी चंद दिन पहले एक जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने एक मीटिंग की, उनकी जो इकनॉमिक जो टीम है वो मौजूद थी। तो ऑक्सफोर्ड के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनको उन्होंने जो है वो ऑनलाइन लिया और उनको ये कहा कि आप हमें होम ग्राउंड जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है वो बना के दें, बजट भी आ रहा है, IMF के सामने भी हम रखेंगे
और बताया यह जाता है कि उन्होंने उसी ऑनलाइन मीटिंग में ही कुछ सवालात किए, जो उनकी जो टीम थी तकरीबन 1 घंटे तक ये जो है वो मीटिंग जारी रही। उसमें उन्होंने कुछ सवालात किए और सवालात करने के बाद पूछा ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान के हवाले से, और उसके बाद जो है वो मीटिंग ख़त्म हो गई। और अब वो बताया जा रहा है कि चंद दिनों बाद इस किस्म की कोई रिपोर्ट भी जो है वो देंगे। तो इस तरह आउटसोर्स करना कि अगर वो एक्सपोर्ट में पढ़ा रहे हैं, वहाँ जो है वो यहाँ जो हकायक हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं यहाँ हमारे मुल्क की, इनको वो अगर ग्राउंड पे आकर खुद नहीं देखेंगे, खुद जायज़ा नहीं लेंगे, खुद जो है वो तमाम जो चीज़ें उससे रेलिवेंट हैं उनको जो है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ पूछ के रिपोर्ट्स देख के, सिर्फ जो फाइलें हैं उनको देखकर अगर कोई इस किस्म का प्रोग्राम वो बना देते हैं तो वो कितना जो है वो मजबूत होगा। मेरा ये ख्याल है कि इस अप्रोच को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है कि अगर आप इस तरह फिर आउटसोर्स करके वहाँ से रिपोर्ट्स लेंगे, रिपोर्ट्स फिर जो वज़ीर ख़जाना है फिर उनके वाले से पहले ही ये आता है कि वो भी जब उन्होंने जब हलफ ले लिया उसके बाद उन्होंने वो नेशनैलिटी जो है वो छोड़ी थी। अब हो सकता है कि जब वो जाएं तो जाने से पहले जो है वो दोबारा से वो बहाली के लिए या उसमें फर्दर इक़दाम करें। इससे कबल जो मामला है दूसरी जानिब जो SIFC है वो डेफिनेटली वो एक बड़ा एक मजबूत सेटअप है, वन विंडो ऑपरेशन है, वहाँ पे जो बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशिशें हो रही हैं और एक लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान है जो PDM की गवर्नमेंट के जाते हुए शुरू हुआ था, फिर जो निगरान सेटअप आया उसमें भी जारी रहा, अभी भी जो है वो जारी है, उसके लिए कोशिश भी हो रही है। सऊदी जो सरमायाकार हैं उनको भी इस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है। अब जो जिस बुनियाद पर ये चीजें की जा रही हैं उसमें ये बताया जाता है कि जो सऊदी जो सरमायाकार थे उनको जब बताया जा रहा था, जो टीम थी यहाँ की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो उनकी तैयारी थी वो उतनी नहीं थी जितनी जो है वो दूसरी साइड की थी। तो ये भी एक वजह बनी है कि जिसके बाद जो है उन्होंने सोचना शुरू किया है कि हम कोई फॉरेन जो कंसल्टेंट्स हैं उनको हायर करें और वो फिर हमें बताएं कि आगे किस तरह चला जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि जो इंडिपेंडेंस है या जो उन पे जो है वो मर्जी की चीज़ें जो है वो करवाना, उनसे लेना, मर्जी के फैसले जो है वो करवाना, उनको अगर इंडिपेंडेंस दी जाए तो ये यकीनी तौर पर यहाँ पे ऐसे दिमाग मौजूद हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में हो या रिटायर्ड, जिस तरह नजबुल साकिब साहब ने कहा कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी यहीं पे अभी भी मौजूद हैं, उनकी खिदमत भी ली जा सकती है। अगर एक फॉरेन कंसल्टेंट को हायर किया जा सकता है तो यहाँ जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है उसको भी आप हायर कर सकते हैं, उनकी खिदमत भी ले सकते हैं, जिनका एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ हुकूमतों में वो रहे हैं, उन्होंने सारे हालात देखे हैं, यहाँ की सिचुएशन जो है वो जानते हैं, तो उनसे उनकी खिदमत लेकर भी इस किस्म के इक़दाम जो है वो मेरे ख्याल में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जब तक ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम है नाज़रीन। भारत में इस वक्त मरहलावार इलेक्शंस जारी हैं। इंडिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू कौम परस्त जमात BJP कभी मुसलमानों के खिलाफ बात करती नज़र आती है तो कभी सियासी तकरीरों में पाकिस्तान का जिक्र होता सुनाई दिया। मगर इस वक्त नरेंद्र मोदी के एक ताज़ा बयान पर डिबेट शुरू हो चुकी है। एक इंटरव्यू दे रहे थे वो और उसमें उनसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान चलाने को 10 साल से ताला लगा दिया है, मैं वो करना ही नहीं चाहता, हम बहुत आगे निकल चुके हैं और पाकिस्तान को लेकर अब हमें सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बयान को हमारे तज्जियाकार कैसे रीड कर रहे हैं इसी पर बात कर लेते हैं। नजमुल साकिब साहब, क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बहाली की अब उम्मीद ख़त्म हो गई है इस बयान के बाद, या फिर ये एक बस सियासी बयान है, हीट ऑफ द इलेक्शंस में दिया गया बयान है? सबसे पहली बात तो ये है रामीन कि अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के 2 टेन्योर देखें और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब जी, और वो जो एक डोवाल नाम का आदमी है जो वहाँ पे ऑपरेशन ये सारा ये हरदीप सिंह निज्जर पन्नू वगैरह जो है इनका हिसाब किताब कर रहा है, अगर आप ये सारे का सारा सेटअप देखें, डायनामिक्स देखें तो आपको पता लगेगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो बकौल जयशंकर के कि पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट, पाकिस्तान इज़ इर्रेलेवेंट टू इंडिया।
अब आते हैं नरेंद्र मोदी साहब की तरफ कि और आपने पूछा है कि जी दो तरफा ताल्लुकात में उम्मीद क्या है। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कोई भी वो बात करते हैं चाहे पाकिस्तान के बारे में या दुनिया भर के बारे में या अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के मुस्तकबिल के बारे में, तो ज़रा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। राइट। सारा सच वो नहीं बोलते। ये आपने इलेक्शन की बात की है, तो इसमें मैंने आपके लाखों नाजरीन के लिए एक छोटा सा जो है ना वो ज़ुब्दतुल हुक्मा निकाला है। 2 मिनट लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस सारी खखेड़ जिसको कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसकी सूरत हाल क्या है। ज़रा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, सुनिए। जी जी। 97 करोड़ वोटर्स हैं इस इलेक्शन के। 543 लोकसभा यानी लोअर हाउस उनकी जो नेशनल असेंबली है उसकी नशिस्तें हैं 543। 272 जो जीतेगा वो हुकूमत बनाएगा। कुल खर्चा जो इस इलेक्शन पे आ रहा है, जरा सुनिए, रकम देखिए। कुल खर्चा आ रहा है 20 लाख करोड़, यानी 1 2 3 4 5 6 करोड़ नहीं, 20 लाख करोड़ का खर्चा है, जो 2019 में 60 हजार करोड़ था। एक उम्मीदवार पे, यहाँ पे बॉटम लाइन है, और मैं एक चीज़ साबित करना चाहूँगा आप पे और जो इस वक्त हिंदुस्तान में हमें देख रहे हैं कि ज़रा इस तरफ भी तवज्जो दीजिए। पाकिस्तान को ही ना यानी पेबल इन द शू आपको नज़र आता है, ज़रा अपने अंदर झांक के देखिए। एक उम्मीदवार पे खर्च बताया गया है जी कि 70 लाख रुपए वो खर्च कर सकता है, लेकिन ये सारे लोग जानते हैं कि कम से कम 5 से 10 करोड़ उसके लगते हैं, तो वो बनता है। ठीक। सरकार से उसको तनख्वाह मिलती है रमीन 1 लाख रुपया। अगर वो बन जाए उम्मीदवार जो है वो यानी मेंबर बन जाए, इसका 1 लाख रुपया उसकी तनख्वाह है। 60,000 रुपये उसके दफ्तर का खर्चा है। 70,000 रुपये उसको हल्के के लिए मिलते हैं। इसको मैं समअप अगर करूं तो यूं कि सालाना उस पे जो खर्चा उसकी आमदन बनती है 27,60,000 रुपये। 27,60,000 रुपये 5 साल के लिए अगर ये बंदा मेंबर रहता है तो 5 बरसों में 1 करोड़ 38 लाख रुपए इसको मिलेंगे। टोटल एमोल्यूमेंट्स सारी की सारी तनख्वाह 1 करोड़ 38 लाख। वो कितने लगा के आया है? 5 से 10 करोड़ तक। मुझे ये बताइएगा कि इतनी मोहब्बत है जमहूरियत से उनको, इतना ज़्यादा मोहब्बत है उनको कि वो 5-10 करोड़ लगा के लाते हैं और 5 साल में उनको 1 करोड़ और 60 लाख 40 लाख रुपए मिलेंगे। यहां से मैं क्या चीज़ साबित कर रहा हूं? मैं ये साबित कर रहा हूं कि दूसरों पे उंगलियां उठाना बड़ा आसान है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन इस तरह के हुए, पाकिस्तान में ये हुआ वो हुआ। ज़रा आप अपने घर में भी देखिएगा और देखिएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कि वहाँ के लोग आंखों जूतों समेत, कहते हैं ना, जूतों समेत आप आंखों में घुस रहे हैं। मैंने आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं ये करेक्ट हैं, ऑथेंटिक हैं। अब आप खुद बता दीजिए मुझे कि क्या 1.5 करोड़ 5 साल में लेके एक आदमी 5 से 10 करोड़ लगाएगा तो जमहूरियत का पोल तो खुल गया। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आप किस तरह से इस स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि मोदी की जो स्टेटमेंट है इसमें एंटी पाकिस्तान नैरेटिव शायद उतना नहीं झलक रहा जितना वो पाकिस्तान को नॉन एग्जिस्टेंट कहना चाह रहे हैं कि उसकी तो अब हम बात ही नहीं उस बारे में करना चाहते। ये बड़ी अजीब सी पॉलिसी नज़र आ रही है। देखिए, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना एक मुसलमान मुल्क है। मुसलमानों के बारे में मोदी की जो अप्रोच है अपने मुल्क के अंदर, हम तो दूसरे मुल्क है ना या गैर मुल्क कह रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमानों, गुजरात से लेके, मुशर्रफ गुजरात था वो, गुजरात से लेके तो अभी तक जो मुसलमानों के बारे में जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, जो नफरत और हकारत उनकी नज़र आती है, तो वो तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वो इसी किस्म की बातें पाकिस्तान के बारे में भी करेंगे तो वो मुल्क के अंदर करते हैं। जैसे वो मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर कहते हैं, उसके बाद एक ये झूठ बोलते हैं, उसके बाद दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि ये सिर्फ आबादी बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और कुछ नहीं करते। आप 1947 की पॉपुलेशन और 2022 की पॉपुलेशन का कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ। 1947 में हिंदू 40 करोड़ थे, मुसलमान 5 करोड़ थे। ठीक। 2022 की जो उनकी सेंसस है उसमें हिंदू 120 करोड़ है, मुसलमान 13 या 14 करोड़ है। ठीक। तो 3 गुना वो बड़े हैं, 3 गुना हम बड़े हैं। तो उसमें ये कहाँ से आ गया कि जी मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा और हिंदुओं के कम है? वो भी उसी तादाद से लगे बढ़ा रहे हैं आबादी को जिस तरह ये दूसरे बढ़ा रहे हैं। बड़ी दूसरा उनका जो इंतखाबात का
जी, इंतखाबात के हवाले से हम देखते हैं कि वो हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम यहाँ पे हुकूमत हटानी हो तो हम मोदी का यार बना देते हैं किसी को, लेकिन जब हम इलेक्शन में होते हैं उस वक्त हम इस किस्म की कोई बात नहीं करते। इंडिया को बुनियाद बना के हम उसकी सियासत को उसकी बुनियाद पे अपने इंतखाबात लड़े या करें, लेकिन इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रेटोरिक कोई ना कोई फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो अपने इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा से उनका ये मसला रहा है। तो सबसे बड़ी जमहूरियत का हाल ये है कि राजीव गांधी मुखालिफ है उनका, उसके खिलाफ उन्होंने केसेस बनाए, उसको गिरफ्तार कराने की कोशिश की, वो बड़ी मुश्किल से जमानत की। उसके बाद जो एक इत्तेहाद केजरीवाल जो सीएम दिल्ली है जिन्होंने नाक में दम किया हुआ है इनका मोदी साहब का, उसको उन्होंने अरेस्ट करवाया, कल उसकी बेल हुई है। इलेक्शन के दौरान इन सबको बंद करा के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। और अभी जो उसका है लेटेस्ट जो उसका हो रहा है, जो ये सारे इक़दाम वो कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। जो कनाडा की बात की हमने, वहाँ पे जो इन्होंने किया, कनाडा ने जिस तरह से उसको रजिस्ट किया, उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर कहते हैं जी हम इस तरह घुस के ये करते हैं वो करते हैं। तो ये जमहूरियत है क्या है, ये किस किस्म की, ये कोई इंसानी उसमें पहलू नहीं है, कोई अखलाकी पहलू नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ की उनको कदर नहीं है। अब उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अजीत दोवल को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देने के लिए इंटरनेशनली एक मूव चली हुई है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। मोदी साहब को अमेरिका ने दाखिला बंद कर दिया था एक ज़माने में, अभी अजीत दोवल का बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर मोदी साहब का भी हो जाता है तो ये वो नेक नामी कमाने जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, वो अगर लगे हुए हैं तो उनको करते रहना चाहिए। और मकबूजा जम्मू कश्मीर तो सबसे बड़ी दुनिया के सामने मिसाल मौजूद है कि किस किस्म की वहाँ पे आज़ादी, जमहूरियत और किस किस्म का इंसानी हकूक़ का बोलबाला है वहाँ पे। सही है जी, बिल्कुल ठीक है साकिब। ज़ाहिर है जमहूरियत के दावेदार, मगर सिचुएशन ये है कि वॉशिंग मशीन कहा जाता है बीजेपी को, क्योंकि जो भी लीडर अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आता है वो धुला धुलाया साफ शफाफ होके सारे केसेस माफ़। पॉपुलिज्म की वेव बहुत ज़्यादा वहाँ नज़र आती है। जो अवामी सेंटिमेंट है वो इरैशनली मोदी के साथ है, उसकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उसको भी सपोर्ट करते नज़र आते हैं। फिर अब की बार 400 पार का ये नरेंद्र मोदी का नारा, क्या देख रहे हैं आप, जमहूरियत, इंडिया की जमहूरियत कितनी ख़तरे में है? एक तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक, आप ये कह सकते हैं कि अपना जो नारा बनाया हुआ है, जो मुख्तलिफ जो उनकी जलसे हैं, जो तकारीर हैं, जो मुहिम है, इंतखाबी मुहिम है, उसको इस्तेमाल करते रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं उनके हवाले से तो वो जो मोदी हैं उन्होंने अपनी मुख्तलिफ तकारीर में ये बात की, और वो हिंदू स्टेट का जो तसव्वुर है उसी को लेकर चल रहे हैं। जो नफ़रत है, जो मजहबी जुनूनियत है, उसको वो फ़रोग दे रहे हैं, और वहाँ पे जो इंतहा पसंदी है उसको फ़रोग दे रहे हैं। जो मनमोहन सिंह थे, साबिक वज़ीर आज़म थे भारत के, उन्होंने 2006 में एक बात की थी कि वहाँ पे वो मुसलमानों को उनके जो राइट्स हैं वो उनको देंगे, हिस्सा जो है वो उनको मिलेगा। तो उसकी बुनियाद पर भी आज भी जो है वो नरेंद्र मोदी जो है अपनी तकारीर में उसका हवाला दे रहे हैं। फिर जो कांग्रेस है उनके हवाले से राहुल गांधी जो है उन्होंने कोई ट्वीट किया था, एक तकरीर की थी, उस तकरीर में और ट्वीट में वो वीडियो अपलोड हुई, यहाँ फवाद चौधरी साहब ने उस पर कॉमेंट किया। तो उस कॉमेंट को लेकर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब ने अपने जलसे में उसका बताया कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी हैं वो कांग्रेस के लिए दुआएं कर रहे हैं और उसको फेवर कर रहे हैं। मतलब दूसरे लफ्जों में उन्होंने एक नैरेटिव के तौर पर उसको ले जा के अगर पाकिस्तानी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कल ये आए तो ये तो आपके खिलाफ जो है वो चले जाएंगे, उसको लेकर चल रहे हैं। मकसद वही है कि वो एक जुनून है, एक जो है वो इंतहा पसंदी है जिसको लेकर वो चल रहे हैं। उनको पता है कि मेजॉरिटी जो है वो, मेजॉरिटी क्या अक्सरियत जो है वो हिंदू हैं वहाँ पे, और वो सपोर्ट जो है वो किसी ना किसी तरीके से लेना चाहते हैं कि 7 मराहिल में ये इलेक्शन हो रहे हैं और 4 जून को इसके जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी हाल ही में जो केजरीवाल का जिस तरह बताया राव साहब ने कि उसकी जमानत जो हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लीगल क्योंकि पॉइंट है, मैं वो जरूर बात करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने इंतखाबात की बुनियाद पर, इंतखाबात की ग्राउंड पर जो है वो केजरीवाल को जमानत दी है। उन्होंने कहा 21 दिनों में कुछ नहीं हो जाएगा, इनको जाने दें, 1 या 2 जून को ये खुद जो है
है वो या तो अरेस्ट जो है वो दे देंगे। 21 दिन के लिए उन्होंने जमानत दे दी, आप जाएं कैंपेन करें इलेक्शन लड़ें। तो ये एक नई जो है वो लीगल टर्म आप ये कह सकते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। यहाँ पे जब इलेक्शन से 8 फरवरी से पहले तो यहाँ पे भी केसेस गए थे। जस्टिस अतर मिरल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के हैं जज हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये एक ग्राउंड ये भी होती है कि अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो अवाम का हक है कि वो अवाम के पास जाए और अवाम का हक है कि वो अपनी पसंद के किसी लीडर को, किसी भी उम्मीदवार को जो है वोट करे। तो इसलिए इस ग्राउंड पर अगर किसी को जो है वो जमानत दे देनी चाहिए, उनकी ऑब्जर्वेशन थी, अगरचे उसको बाकी जजेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अब नई एक लीगल जो टर्म है वो मुतारिफ करवाई है इस मामले में। ठीक है, नजमुल साकिब साहब क्या सवालात लेके आए आप नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। आज से ठीक 50 बरस पहले प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चेयरमैन माओ ज़ेडोंग अपने दफ्तर में रिसीव करते हैं, और ये कभी कभार होता था कि पहले ही रोज़ चेयरमैन जो हैं वो किसी विजिटिंग यानी डेलीगेट को जो है मेहमान को रिसीव करें। अच्छा, 2024 में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में बेस्ड चाइनीज़ एम्बेसी में जा रहे हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी में खोई हुई इज्जत कभी वापस ले सकेगा कि नहीं? ठीक है, अहम सवाल आज का गैर ज़रूरी सवाल। देखिए, पाकिस्तान हॉकी ने एक मरतबा फिर से अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है, और जेन में मेरे और राव साहब के आते हैं नाम, शहनाज शेख, उसके बाद मंजूर जूनियर, समीउल्लाह, इस्लाहुद्दीन, फिर उसके बाद आपका हनीफ आता है, फिर उसके बाद डार आता है, फिर शहबाज जूनियर और सीनियर। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि हॉकी के कौमी खिलाड़ियों की तनख्वाह क्या बाबर आज़म, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जितनी हो सकती है? क्या हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर इस सिलसिले में कुछ मदद करेंगे? बिल्कुल सही है, बड़ा अहम गैर ज़रूरी सवाल है। और यही बात है, जिन लोगों की तनख्वाहों की आपने बात की, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी का, वो उस टीम से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी, वो टीम आयरलैंड से हार जाती है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और इसको बिल्कुल रिव्यू करने की ज़रूरत है। फिर कौमी खेल हमारा हॉकी, इसको देखने की ज़रूरत है कि अगर इतना टैलेंट मौजूद है कि फ़ाइनल में पहुंच जाते हैं तो फिर क्यों ना उन पर भी इन्वेस्टमेंट की जाए, उसको भी रिवाइव किया जाए। डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।